अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, जिसमें हम राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस, खुराक को स्टोर करने और कलर्स प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में। तो डेफिनेशन राइबोसोम की क्या है कि राइबोसोम्स आर ट्रेनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। इन राइबोसोम जो छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर ईदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर बाउंड इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी या तो ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड यानी जुड़े होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि सेल की जो चैनलिंग होती है, जिनके ज़रिए प्रोटीन्स आगे फ्लो करती हैं पूरे सेल के अंदर, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। यानी जो राइबोसोम है वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए दोनों की इक्वल अमाउंट से मिलकर बनते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स। राइबोसोम मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। इसीलिए राइबोसोम जो हैं, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, यानी जिनका न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम की जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक से थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसको आप एफएससी में पढ़ोगे कि वहाँ पर इस साइज को मापने का एक यूनिट है जिसे हम स्वेज वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक आपने याद रखना है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। नेक्स्ट, जो आपका फंक्शन है इस राइबोसोम का, उस फंक्शन के अंदर हम देखते हैं कि फंक्शन में जो राइबोसोम्स हैं आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, यानी ये इनका फंक्शन है। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेल्स। सेल्स के लिए ये प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल। इसीलिए पूरे सेल के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में राइबोसोम मौजूद होते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स को तैयार कर रहे होते हैं सेल की। व्हेन अ राइबोसोम इज़ नॉट वर्किंग, जब एक राइबोसोम काम ना कर रहा हो, इट डिसम्बल्स, यानी ये डिसअसेंबल हो जाता है, यानी टूट जाता है दो पार्ट्स में। और उन दो पार्ट्स को हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर जो अभी आपके सामने नज़र आ रही है। इसमें ये नीचे वाला स्मॉलर पार्ट होता है, स्मॉलर सब यूनिट कहलाता है, और ऊपर वाला लार्जर सब यूनिट कहलाता है। तो ये दोनों पार्ट्स जब कोई काम नहीं होता तो राइबोसोम के ये दोनों पार्ट एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसाइज करनी होती है तो ये दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं। और जब ये उस मैसेज से जो डीएनए का आ रहा होता है मैसेज, उसके साथ जुड़कर प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं, तो इस यूनिट को फिर एक नाम दिया जाता है एफएससी के अंदर, जो आप तफसील से पढ़ेंगे, पॉलीसोम। ठीक है, तो पॉलीसोम के बारे में आप पढ़ेंगे, और आप ये भी पढ़ेंगे कि कैसे सेल में मौजूद डीएनए से राइबोसोम की मदद से प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन कहलाता है, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी मेम्ब्रेन दो होती हैं इसकी बाहर की तरफ, और ये पाया जाता है यूकैरियोट्स के अंदर, यानी जिनका न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट, इसके फंक्शन देख लेते हैं, यानी ये क्या काम करता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया कि इसका काम पावर हाउस का है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन का है। तो ये वो साइट है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो सेल्स हवा से ऑक्सीजन के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये वहाँ पर होती है। और इसके बारे में हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में 7th चैप्टर के अंदर बड़ी तफसील के साथ लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। नेक्स्ट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देख लें कि जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियन की वो स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड के अंदर होती है, यानी फोल्डिंग्स बनी होती हैं जो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। उन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी या क्रिस्टा सिंगुलर कहते हैं, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसके अंदर मौजूद होता है, यानी अंदर की तरफ जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और क्योंकि ये फोल्डिंग्स हैं तो इसकी वजह से सरफेस एरिया जो है अंदर की तरफ मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा होता है,
और विच मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शन कैन टेक प्लेस, और इसकी वजह से मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन जो हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट, एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड इस माइटोकॉन्ड्रिया का, ये बना कैसे। तो इसके ऊपर एफएससी के अंदर पार्ट 2 में एक थ्योरी आएगी, एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ उसका हल्का सा आइडिया है कि हम क्या कह सकते हैं कि ये कहाँ से पहली बार बने थे। इसके बारे में ये लाइन आपकी बुक में लिखी है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और अपने ही राइबोसोम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें बता रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो न्यूक्लियस, जो सेल का न्यूक्लियस है उससे डिफरेंट है डीएनए रखता। तो द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरिया, यानी ये जो राइबोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया के, ये बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं, यानी बैक्टीरिया राइबोसोम से मिलते हैं। हालांकि ये मौजूद हैं यूकैरियोटिक कह लें सेल के अंदर, लेकिन ये बैक्टीरिया से मिलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल में प्रोड्यूस हुआ था या बना था, तो एवोल्यूशन यानी जो बैक में हम देखें जाके तो हमें ये पता चलता है कि वो पहली बार बैक्टीरिया से जनरेट हुआ था। बैक्टीरिया की वजह से पहला माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम मौजूद होते हैं बिल्कुल उसी के हूबहू या उसी जैसे जो राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, तो ये साबित करता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड के अंदर बैक्टीरिया से बना था, जिसे हम आगे जाके एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस भी कहेंगे। और यहाँ आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है। तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये फोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन है, यानी इन फोल्ड्स हैं। इन फोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन्स को कहते हैं क्रिस्टी। इसके अंदर ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अंदर वाले लिक्विड को, और ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इनको हम क्रिस्टी कहते हैं, और बाहर वाली ये जो मेम्ब्रेन है स्मूथ मेम्ब्रेन, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स के अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में, प्लास्टिड्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, प्लास्टिड भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं, दैट ओनली अकर इन द सेल्स, जो सिर्फ सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के, एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी एल्गी के अंदर, जो एल्गीज, छोटी छोटी एल्गीज होती हैं पानी के अंदर मौजूद, उनके अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। और ये ज़्यादा मेन काम इनका फोटोसिंथेसिस यानी खुराक को प्रोड्यूस करना होता है। नेक्स्ट, टाइप इसकी कितनी है, तो इसकी 3 टाइप्स है, जिनमें सबसे पहली टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जो सबसे मेन टाइप है जो फोटोसिंथेसिस करवाती है। उसके अलावा क्रोमोप्लास्ट जो कलर प्रोड्यूस करती है, और थर्ड पे ल्यूकोप्लास्ट जो खुराक को स्टोर करती है। अब आपके सामने ये डायग्राम दिखाई गई है जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शंस दिए हुए हैं। देखें जरा, क्लोरोप्लास्ट क्या है। कंटेन क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल रखता है। दैट एब्जॉर्ब सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के दौरान, और प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को, या स्टोर करता है ग्लूकोज को। फिर क्रोमोप्लास्ट आ जाता है, ये क्या करता है, ये कंटेन करता है कैरोटीनॉइड्स, यानी कलर वाले पिगमेंट्स, जो रेड या ऑरेंज कलर के पिगमेंट होते हैं, या येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, यानी कलर्स होते हैं एक खास तरह के। और फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर क्रोमोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, ये नो पिगमेंट है, यानी ये बिल्कुल कलरलेस है, और ये स्टार्च को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। में क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में लिखा है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था, क्लोरोप्लास्ट भी बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, यानी डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। और दी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, जो अंदर बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है, जबकि इनर वाली मेम्ब्रेन जो है गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो एक थैलियां बनाती है, जो थैलियों को हम कहते हैं, सैक कहते हैं थैली को, तो थैलियों को कहते हैं थैलाकॉइड्स। और ये जो थाइलाकॉइड यानी थैलियाँ हैं, इनका जो स्टैक यानी एक दूसरे के ऊपर ये जिस तरह हम कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर जोड़कर कॉइन्स की एक पूरी कह लें तरतीब से उन्हें रख देते हैं, उस तरह थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर कह लें बंडल की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रैनम। और वो ग्रैनम से प्लूरल के अंदर यानी एक से ज़्यादा ग्रैनम हो तो हमें उन्हें कहते हैं ग्रैना। ठीक है, तो ग्रैना क्या है, थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर तह बातह पड़े हों तो इसको हम ग्रैनम कहते हैं, और अगर कई सारे ग्रैनम इकट्ठे हों तो ग्रैना कहते हैं। नेक्स्ट, जो ग्रैना है
वो फ्लोट करता है इन द इनर फ्लूइड, यानी जो ग्रेना है वो इनर फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहा होता है क्लोरोप्लास्ट के, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, यानी वो इनर फ्लूइड जो है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और क्लोरोप्लास्ट जो है आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोप्लास्ट है वो साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है यूकेरियोट्स में, यूकेरियोट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस जहाँ पर होती है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, के अंदर क्लोरोफिल होता है और यही वो पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो लिखा है द ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो पिगमेंट है ये लाजमी होता है। एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स, और एसोसिएटेड पिगमेंट्स यानी कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये भी इसी के साथ ही मौजूद होती हैं। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड ऑफ ग्रेना, ये ग्रेना यानी वो जो स्टैक्स हैं थाइलाकोइड्स के उनके ऊपर ये मौजूद होती हैं थाइलाकोइड पर। ठीक है, नेक्स्ट आपको डायग्राम दिखाई जा रही है, तो ये देखिए ज़रा, ये बाहर की तरफ ये सिंगल एक मेम्ब्रेन है बाहर, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन से ये थाइलाकोइड्स, ये एक डिस्क जो है यानी एक फ्लैट डिस्क सैक जो है ये थाइलाकोइड है, और इसके कई कह लें स्टैक्स, यानी इनके जो एक दूसरे के ऊपर तय बताए चढ़े हुए हैं, यानी एक थाइलाकोइड के ऊपर दूसरा, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस पूरे के पूरे यूनिट को कहते हैं हम ग्रैनम। और अगर ये सारे ग्रैनम को डिस्कस करें तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ग्रैना। और इनके दरमियान ये जो लिंक है, ये जो लिंक नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं इंटर ग्रैनम। इंटर यानी दरमियान में, ग्रैनम यानी जो आपके इन ग्रैनम के दरमियान होगा, तो इंटरग्रैनम इससे कहते हैं। ठीक है, और इन इंटरग्रैनम के साथ ये जो ग्रैना है वो अटैच होते हैं, और ये दरमियान में ये जो लिक्विड है ये अंदर की तरफ, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है ये स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा ये थाइलाकोइड, थाइलाकोइड का सेट ग्रैनम, और ज़्यादा सारे ग्रैनम ग्रैना, और इनके दरमियान जो लिंक है उसको हम इंटरग्रैनम कहते हैं। और ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो इनर आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट का। इसको लॉन्ग को के तौर पर याद करना है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट की जो फंक्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड की बाकी दो टाइप्स यानी क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो देखें ज़रा, क्रोमोप्लास्ट के बारे में लिखा है कि द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल आर क्रोमोप्लास्ट, प्लांट सेल के अंदर दूसरी टाइप की प्लास्टिड जो है वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट कहलाती है। दे कंटेन पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स, इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो ब्राइट कलर वाले होते हैं, यानी इनके कलर्स होते हैं बड़े ब्राइट, बड़े शानदार से कलर्स में ये पैदा करते हैं क्रोमोप्लास्ट। और प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर पेटल्स, यानी फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, जैसे फूलों की पत्तियां होती हैं, कितने प्यारे कलर होते हैं, वो कलर किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और फ्रूट्स में भी, जैसे सेब के ऊपर बाहर की तरफ पके हुए सेब की रेड सा कलर आ जाता है, वो रेड सा कलर किस वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और their function is to give color to these parts and thus help in pollination and dispersal of fruit, यानी ये जो कलर होता है ये कलर अट्रैक्ट करता है दूसरे जानवरों को। वो जानवर जैसे ही करीब आते हैं इन फलों या फूलों के, तो वो इनके ज़रिए आगे, अगर फूलों के आएंगे तो फूलों के ज़रिए पॉलिनेशन करेंगे एक फूल से दूसरी फूल की तरफ, यानी उसके पोलन ग्रेन्स को उसके एंथर से उठाएंगे और दूसरे फूल के स्टेमन स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरा देंगे। और दूसरा डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, यानी जो फ्रूट पकी हुई ओवरी है यानी फ्रूट है, उस फ्रूट को वो खाने के दौरान या किसी तरीके के दौरान ले जाएंगे, उनके ज़रिए वो फ्रूट्स आगे तक यानी दूर दूर तक उसके जो बीज हैं या सीड्स हैं वो फैल जाएंगे। तो इस तरीके से पॉलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट क्रोमोप्लास्ट के जरिए होता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, देखें, ल्यूकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड, ये प्लास्टिड की तीसरी टाइप है। और इस टाइप के जो कलर है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। और ये मेन काम इसका क्या है, स्टोर स्टार्च, यानी जो खुराक होती है पौधों के अंदर स्टार्च की फॉर्म में होती है, और ये स्टार्च को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और उसके अलावा प्रोटीन को स्टोर करते हैं और लिपिड्स को स्टोर करते हैं। और दे आर प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड स्टोर्स, ये सिर्फ उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर फूड स्टोर होती है। जैसे आलू के अंदर स्टार्च मौजूद होता है, अब आलू के अंदर ज़्यादा मिकदार में स्टार्च को स्टोर करने के लिए क्या होंगे, ये ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होंगे। तो ये ल्यूकोप्लास्ट उस जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर खुराक को स्टोर करना होता है। ठीक है, आपकी जो स्लाइड्स हैं वो ख़त्म होती हैं। इसी के साथ
आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आपका काम ये है कि आपने जो तीनों टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह याद करना है, उसको लिख कर देखना है और लिखने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर उसकी डायग्राम्स को ग्रिप करना है, यानी डायग्राम्स सारी बना कर देखनी है। कोई डायग्राम जो है वो अगर मुश्किल लग रही है तो उसे बार बार बना के देखना है ताकि वो आसानी से याद हो जाए। और इसमें आज के लेक्चर के अंदर दो टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा प्लास्टिड है, जबकि राइबोसोम वाला टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है। ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर से ज़्यादातर इन तीन टॉपिक्स के आने के चांस होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।